तो दोस्तों खुश आमदीद है आप सबका मेरे चैनल की एक और जबरदस्त वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड के मशहूर हदायतकार क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म द ओडेसी के बारे में। ये फिल्म बुनियादी तौर पर एक मशहूर नावल पर मुबनी है और इसी नावल की कहानी को क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी मुनफरिद हदायतकारी के अंदाज में बड़ी खूबसूरती से फिल्मी शक्ल दी है। अगर फिल्म की बात की जाए तो इसकी कहानी बेहद दिलचस्प और सनसनीखेज है। तमाम अदाकारों ने अपने किरदार निहायत शानदार अंदाज में निभाए हैं, जबकि क्रिस्टोफर नोलन की पहचान समझी जाने वाली बारीक बीनी और आला मेयार की हदायतकारी इस फिल्म के हर मंजर में नुमाया नजर आती है। तो आइए बगैर किसी देर के आज की इस शानदार वीडियो का आगाज करते हैं और जानते हैं द ओडेसी की मुकम्मल कहानी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें और कमेंट्स में ओडेसी जरूर लिखें ताकि मुझे मालूम हो सके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चले अब मजीद वक्त जाया किए बगैर शुरू करते हैं द ओडेसी की मुकम्मल कहानी। इस फिल्म की मरकजी शख्सियत ओडेसियस है, जो यूनान का एक निहायत ताकतवर, बहादुर और गैर मामूली जहानत रखने वाला जंगजू था। वो सिर्फ अपनी बेमिसाल कुव्वत ही की वजह से मशहूर नहीं था, बल्कि अपनी हिकमत अमली और गैर मामूली जहानत की वजह से भी पूरे यूनान में एक मुनफरिद मुकाम रखता था। अपनी जिंदगी में उसने बेशुमार अजीम कारनामे अंजाम दिए, मगर उसकी सबसे बड़ी कामयाबी वो थी जब उसने यूनान को एक ऐसी जंग में फतह दिलाई जिसने तारीख का रुख बदल कर रख दिया। अलबत्ता इस फिल्म की कहानी उस अजीम जंग के इख्तिताम के बाद शुरू होती है, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े जरूरी है कि आप उस जंग के पसे मंजर से वाकिफ हों ताकि फिल्म के तमाम वाकयात आपको बेहतर अंदाज में समझ आ सकें। ये दास्तान तकरीबन 3000 साल पहले की है। उस जमाने में यूनान एक अजीम सल्तनत थी जिस पर बादशाह मेनोलस हुकूमत करता था। उसकी मलिका का नाम हेलन था, जिसे उस दौर की सबसे हसीन औरत समझा जाता था। यूनान से काफी फासले पर ट्रॉय नामी एक ताकतवर सल्तनत आबाद थी, जो मौजूदा दौर के तुर्की के इलाके में वाक़या थी। ट्रॉय के बादशाह के 3 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटा शहजादा हेलन के हुस्न पर फरीफ्ता हो गया। वो किसी न किसी तरह यूनान पहुंचा और हेलन को अपने साथ ट्रॉय ले गया। हेलन भी अपनी मर्जी से उसके साथ चली गई। जब बादशाह मेनोलस को उस वाक़े की खबर मिली तो वो शदीद गुस्से में आ गया। उसने फौरन ऐलान किया कि वो ट्रॉय पर हमला करेगा, अपनी मलिका को वापस लाएगा और उस सल्तनत को तबाह कर देगा। इस मकसद के लिए उसने एक अजीम लश्कर तैयार किया, जिसकी क़यादत उसने अपने सबसे ज़हीन और बहादुर सिपहसालार ओडेसियस के सुपुर्द कर दी। ओडेसियस अपनी फौज लेकर ट्रॉय पहुंचा, लेकिन ट्रॉय की फसीलें इंतहाई मजबूत थीं। यूनानी फौज 12 हमले करती रही, मगर उन दीवारों को तोड़ने में नाकाम रही। दूसरी जानिब ट्रॉय की फौज भी निहायत ताकतवर थी, इसलिए दोनों सल्तनतों के दरमियान एक ऐसी खूनरेज जंग शुरू हुई जो 1-2 दिन नहीं बल्कि 10 बरस तक जारी रही। इस तवील जंग ने यूनान को कमजोर कर दिया। खजाने खाली होने लगे, सिपाहियों के लिए खुराक और सामान की किल्लत पैदा हो गई और हजारों फौजी मैदान जंग में मारे जा चुके थे। ऐसा महसूस होने लगा कि शायद यूनान अब ये जंग हार जाएगा। लेकिन ऐन उसी वक्त ओडेसियस ने एक ऐसा मंसूबा तैयार किया जिसे आज भी दुनिया की सबसे अजीम जंगी हिकमत अमलियों में शुमार किया जाता है। उसने एक देव हैकल लकड़ी का घोड़ा तैयार करवाया, जिसे अंदर से मुकम्मल तौर पर खोखला बनाया गया ताकि उसमें मुंतखब यूनानी सिपाही छुप सकें। उसके बाद उसने अपनी ज्यादातर फौज को हुक्म दिया कि वो अपने जहाजों के साथ वहां से रवाना हो जाएं, ताकि दुश्मन को यही महसूस हो कि यूनान ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। जब बाकी फौज वापस जाती हुई दिखाई दी तो ट्रॉय के लोगों ने यही समझा कि जंग खत्म हो चुकी है और यूनानी मैदान छोड़कर भाग गए हैं, जबकि लकड़ी का घोड़ा उनकी फतह के अतराफ में छोड़ा गया एक तोहफा है। इसी खुशी में वो घोड़े को शहर के अंदर ले आए और जश्न मनाने लगे। लेकिन रात होते ही लकड़ी के घोड़े के अंदर छुपे हुए ओडेसियस और उसके तमाम साथी बाहर निकल आए। उन्होंने खामोशी से शहर के दरवाजे खोल दिए और यूनान फौज ने दोबारा हमला कर दिया। चंद ही घंटों में ट्रॉय की अजीम सल्तनत तबाह हो गई और 10 साल तक जारी रहने वाली जंग बिलाखिर यूनान के हक में खत्म हो गई। ट्रॉय की जंग खत्म होने के बाद यूनानी फौज के तमाम सिपाही अपने अपने वतन वापस रवाना होने लगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगरचे ओडेसियस के साथ लड़ने वाले 20 सिपाही अपने घरों तक बाहिफाजत पहुंच गए, मगर खुद ओडेसियस रास्ते में कहीं लापता हो गया। वक्त गुजरता गया लेकिन उसकी कोई खबर न मिली। अब फिल्म की असल कहानी यहीं से शुरू होती है। कहानी का रुख यूनान की एक छोटी मगर अहम सल्तनत एथिका की तरफ मुड़ता है, जहाँ ओडेसियस हुक्मरान था। ट्रॉय की फतह को 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका था। यूनानी फौज तो कब की घर वापस आ चुकी थी, लेकिन ओडेसियस अब तक अपने वतन नहीं पहुंचा था। ओडेसियस के खानदान में उसकी वफादार बीवी पेनेलोपी और उसका नौजवान बेटा टेलीमैकस थे, जो हर गुजरते दिन के साथ उसकी वापसी की उम्मीद लगाए बैठे थे। दूसरी तरफ ओडेसियस की गैर मौजूदगी ने एथिका की सियासत को भी बदल कर रख दिया था। सल्तनत के कई ताकतवर सरदार और रईस महल में ही रहने लगे थे। उन सब की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह पेनेलोपी उनमें से किसी एक से शादी कर ले, ताकि वो एथिका का नया बादशाह बन सके। इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर और चालाक शख्स एंटिनोस था। वो अक्सर पेनेलोपी को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता कि ओडेसियस अब जिंदा नहीं रहा, इसलिए मजीद इंतजार करने का कोई फायदा नहीं, मगर पेनेलोपी हर बार खामोशी से उसकी बात टाल देती। उधर ओडेसियस का बेटा टेलीमैकस अपने बाप के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखता था। उसे पूरा यकीन
यकीन था कि उसका वालिद जिंदा है और एक ना एक दिन वो जरूर वापस आएगा। इसी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए उसने दरबार में एक किस्सा गो को मुकर्रर कर रखा था, जो रोजाना ओडेसियस की बहादुरी, जहानत और जंगी कारनामों की दास्तानें सुनाया करता था। लेकिन रोज रोज एक ही कहानी सुनकर दरबार के लोग उकता चुके थे। एक दिन एक दरबारी गुस्से में खड़ा हुआ और उसने किस्सा गो को डांटते हुए कहा कि अब ये पुरानी दास्तानें सुनाना बंद करे। ये सुनकर टेलीमैकस का खून खोल उठा। उसने फौरन उस शख्स से बहस शुरू कर दी और अपने वालिद की तौहीन बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया। इसी दौरान एंटिनोस आगे बढ़ा और उसने सख्त लहजे में टेलीमैकस से कहा, हकीकत को कबूल करो, तुम्हारा बाप मर चुका है और वो कभी वापस नहीं आएगा। ये अल्फाज टेलीमैकस के दिल पर तीर की तरह लगे, लेकिन उसने फिर भी अपने बाप पर यकीन नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद एक अजनबी शख्स खामोशी से उसके करीब आया। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, अगर तुम वाकई अपने वालिद ओडेसियस के बारे में हकीकत जानना चाहते हो तो तुम्हें स्पार्टा जाकर बादशाह मेनेलॉस से मिलना होगा। उसने मजीद बताया, ट्रॉय की जंग का आगाज भी उसी बादशाह की मलिका हेलन की वजह से हुआ था और तुम्हारे वालिद ने उसी जंग में उसका साथ दिया था। इसलिए अगर किसी के पास ओडेसियस के बारे में कोई मालूमात हो सकती है तो वो सिर्फ मेनेलॉस है। ये बात सुनकर टेलीमैकस के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। उसने फैसला कर लिया कि वो हर हाल में स्पार्टा जाएगा और अपने वालिद की गुमशुदगी का राज मालूम करेगा। लेकिन स्पार्टा का सफर इतना आसान नहीं था, रास्ता तवील भी था और खतरनाक भी। इसीलिए टेलीमैकस ने पहले खुद को एक बेहतरीन जंगजू बनाने का फैसला किया ताकि वो हर मुश्किल का मुकाबला कर सके और बहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुंच सके। टेलीमैकस ने फैसला कर लिया था कि अगर उसे अपने वालिद की तलाश में निकलना है तो पहले खुद को एक काबिल और बहादुर जंगजू बनाना होगा। इसी मकसद के तहत वो अपने वालिद के पुराने दोस्त अयूमियस के पास पहुंचा। अयूमियस एक तजर्बाकार और वफादार सिपाही था। अगरचा जंग के दौरान वो अपनी एक आंख खो चुका था, लेकिन उसकी बहादुरी, तजर्बा और जंगी महारत आज भी सबके लिए मिसाल थी। अयूमियस ने टेलीमैकस को तलवार चलाने, नेजा फेंकने और दुश्मन का मुकाबला करने की तरबियत देना शुरू कर दी। तरबियत के साथ साथ वो उसे ओडेसियस की बहादुरी, जहानत और जंगी हिकमत अमलियों के बारे में भी बताता रहता ताकि उसके दिल में अपने वालिद की अजमत मजीद मजबूत हो जाए। कुछ अरसे बाद टेलीमैकस वापस महल पहुंचा, जहां उसने अपनी वालदा पेनेलोपी को एक निहायत खूबसूरत लिबास सीते हुए देखा। उसने हैरत से पूछा, माँ, आप ये लिबास किस लिए तैयार कर रही हैं? पेनेलोपी ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता आवाज में जवाब दिया, ये मेरी शादी का लिबास है। ये सुनकर टेलीमैकस के कदम जैसे वहीं रुक गए। पेनेलोपी ने बात जारी रखते हुए कहा, मैंने बरसों तक तुम्हारे वालिद का इंतजार किया है, लेकिन अगर ये लिबास मुकम्मल हो गया और उस वक्त तक वो वापस न आए तो मुझे किसी और से शादी करनी होगी ताकि एथिका को एक नया बादशाह मिल सके। टेलीमैकस को अपनी वालदा की बात बिल्कुल पसंद न आई। उसने जज्बाती अंदाज में पूछा, क्या आपको यकीन नहीं कि मेरे वालिद एक दिन जरूर वापस आएंगे? पेनेलोपी ने फौरन जवाब दिया, मुझे अपने शोहर से मोहब्बत भी है और उन पर पूरा यकीन भी, लेकिन मैं सिर्फ एक बीवी नहीं, इस सल्तनत की मलिका भी हूँ। वो कुछ लम्हे रुकी, फिर बोली, इतने अरसे से एथिका बगैर बादशाह के चल रहा है। इर्द गिर्द की रियासतें हमारी कमजोरी पर नजर रखे हुए हैं। अगर किसी ने हमला कर दिया तो हमारी क्यादत करने वाला कोई नहीं होगा। एक हुक्मरान का होना सल्तनत की बका के लिए जरूरी है। फिर उसे अपने शोहर की वो बात याद आती है जो ओडेसियस ने जंग पर रवाना होने से पहले कही थी। उसने कहा था, अगर मैं इस जंग से वापस ना आ सकूं तो मेरा इंतजार करते हुए अपनी पूरी जिंदगी जाया ना करना। सल्तनत की खातिर किसी ऐसे शख्स से शादी कर लेना जो एथिका की हिफाजत कर सके। उस वक्त पेनेलोपी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब बरसों गुजर जाने के बाद उसे महसूस होने लगा था कि शायद ओडेसियस वाकई कभी वापस नहीं आएगा। ये सब सुनकर टेलीमैकस ने मजबूत लहजे में कहा, अगर एथिका को एक बादशाह की जरूरत है तो मैं ये जिम्मेदारी संभालूंगा। मैं अपने वालिद की जगह सल्तनत की हिफाजत करूंगा। पेनेलोपी ने उसकी बात सुनी मगर कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से अंदर गई और कुछ देर बाद एक पुराना मगर निहायत मजबूत कमान लेकर वापस आई। ये ओडेसियस का मशहूर कमान था। उसने कमान टेलीमैकस के सामने रखते हुए कहा, अगर तुम वाकई अपने वालिद की जगह लेने के काबिल हो तो पहले इस कमान पर डोरी चढ़ाकर दिखाओ। टेलीमैकस ने एतमाद के साथ कमान उठाया, मगर जो ही उसने डोरी चढ़ाने की कोशिश की उसे एहसास हुआ कि ये इतना आसान नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कमान अपनी जगह से भी ना हिला। कई बार कोशिश करने के बावजूद उस पर डोरी न चढ़ा सका। आखिरकार वो थक कर रुक गया। तब पेनेलोपी ने निहायत संजीदा लहजे में कहा, ये वही कमान है जिसे तुम्हारे वालिद बड़ी आसानी से इस्तेमाल करते थे। मैंने फैसला किया है कि जो शख्स इस कमान पर डोरी चढ़ाकर उसे सही तरीके से चला सकेगा, मैं उसी से शादी करूंगी और वही एथिका का नया बादशाह होगा। टेलीमैकस ने फौरन जवाब दिया, ये नामुमकिन है। मेरे वालिद के अलावा कोई भी इस कमान को इस्तेमाल नहीं कर सकता। शायद आपने जानबूझकर यही शर्त रखी है ताकि आपको किसी और से शादी न करनी पड़े। ये अल्फाज सुनते ही पेनेलोपी की आंखें नम हो गईं। उसने भराई हुई आवाज में कहा, मैं बरसों से इस सल्तनत का बोझ अकेले उठा रही हूँ। अब मैं थक चुकी हूँ। एथिका को एक मजबूत हुक्मरान की जरूरत है और मुझे भी। ये सुनकर टेलीमैकस खामोश हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी वालदा सिर्फ एक वफादार बीवी नहीं बल्कि एक ऐसी मलका भी है जिसके कंधों पर पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी है। अपनी वालदा की बातें सुनने के बाद टेलीमैकस गहरी सोच में डूब गया। उसके दिल में अपने वालिद की याद पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ उसे अपनी वालदा की बेबसी भी साफ दिखाई दे रही थी। अगले रोज वो हस्बे मामूल शाही दरबार में पहुंचा, जहाँ एथिका के रईस और ताकतवर लोग मौजूद थे।
थे। उसी दौरान दरबार में मौजूद एक शख्स ने एक बार फिर ओडेसियस का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। टेलीमैकस से ये बात बर्दाश्त न हुई और दोनों के दरमियान तल्ख कलामी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। टेलीमैकस ने पूरी हिम्मत से मुकाबला करने की कोशिश की, मगर वो अभी तजर्बाकार जंगजू नहीं बना था। उसका मुखालिफ ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उसने टेलीमैकस को बुरी तरह काबू कर लिया और उसे सबके सामने जलील करने लगा। ये मंजर देखकर दरबार में मौजूद लोग खामोश तमाशाई बने रहे। इसी दौरान मलका पेनेलोपी वहां आ पहुंची। जैसे ही उसने अपने बेटे को इस हाल में देखा, वो बेहद परेशान हो गई। एन उसी लम्हे एंटिनोस आगे बढ़ा और उसने लड़ाई को रुकवा दिया। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे वो टेलीमैकस की मदद कर रहा हो, लेकिन हकीकत में उसका मकसद सिर्फ एक था। वो चाहता था कि पेनेलोपी उसके इस रवैये से मुतासिर हो जाए और उसे एक नेक और बहादुर शख्स समझे, ताकि बाद में वो आसानी से उससे शादी कर सके और एथिका की सल्तनत पर कब्जा जमा ले। दूसरी तरफ टेलीमैकस को अपनी कमजोरी पर शदीद शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे एहसास हो गया था कि अगर वो वाकई अपने वालिद की जगह लेना चाहता है तो उसे सिर्फ दावे नहीं बल्कि अपनी काबिलियत भी साबित करनी होगी। उसी रात उसने एक अहम फैसला किया। उसने तय कर लिया कि वो हर कीमत पर अपने वालिद ओडेसियस को तलाश करेगा, चाहे उसके लिए उसे पूरी दुनिया ही क्यों ना छाननी पड़े। अगली सुबह वो दोबारा यूमियस के पास पहुंचा। उसने पुरअज़्म लहजे में कहा, मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता, हमें मेरे वालिद को तलाश करना ही होगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो अभी तक जिंदा हैं। यूमियस ने उसकी आंखों में अज़म देखा, मगर वो जानता था कि ये सफर आसान नहीं होगा। उसने टेलीमैकस को हौसला दिया और कहा कि अगर उसका यकीन सच्चा है तो उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उधर कहानी एक नए रुख पर मुड़ती है। मंजर बदलता है और हमें समुद्र के बीच वाक़या एक पुरअसरार जजीरा दिखाई देता है। ये खामोश और पुरसकून जगह थी, जहाँ दुनिया की हर हलचल से दूर एक शख्स कई बरसों से तन्हा जिंदगी गुजार रहा था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ओडेसियस था। वो इस जजीरे पर कैलिप्सो नामी एक पुरअसरार औरत के साथ रह रहा था। ओडेसियस को इस जजीरे पर आए कई साल गुजर चुके थे, मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि उसे ये भी याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। उसकी याददाश्त बिखर चुकी थी और उसकी जिंदगी के कई साल गोया धुंध में गुम हो गए थे। कैलिप्सो अक्सर उससे एक ही सवाल पूछती थी, ट्रॉय की जंग के बाद क्या हुआ था, तुम अपने साथियों से कैसे जुदा हुए और आखिर तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। हर बार ओडेसियस इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करता, मगर उसकी याददाश्त मुकम्मल ना होने की वजह से वो सब कुछ याद नहीं कर पाता था। ताहम अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी यादें वापस आने लगी थी। इसीलिए वो कैलिप्सो को अपने माजी की दास्तान सुनाना शुरू करता है। जैसे ही ओडेसियस अपनी बात शुरू करता है, कहानी एक बार फिर माजी की तरफ पलट जाती है, जहाँ उसकी खतरनाक वापसी के सफर का असल आगाज होता है। ओडेसियस अपनी दास्तान सुनाते हुए कैलिप्सो को बताता है कि ट्रॉय की जंग खत्म होने के बाद वो अपने तमाम साथियों के साथ जहाजों में सवार होकर एथिका वापस रवाना हुआ था। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन जल्द ही उनका सफर मुश्किलात में घिर गया। ट्रॉय से एथिका तक का समुद्री रास्ता इंतहाई तवील और खतरनाक था। रास्ते में अचानक मौसम ने करवट ली और समुद्र में ऐसा शदीद तूफान आया कि उनके जहाज अपनी असल सिमत खो बैठे। लहरें उन्हें मुसलसल नामालूम इलाकों की तरफ धकेलती रहीं और देखते ही देखते वो अपने वतन से बहुत दूर निकल गए। दिन गुजरते गए, खाने पीने का सामान कम होने लगा और तमाम सिपाही शदीद भूख और थकन का शिकार हो गए। काफी अरसा समुद्र में भटकने के बाद उन्हें दूर एक जजीरा दिखाई दिया। उसने सुख का सांस लिया और खुराक की तलाश में वहां उतरने का फैसला किया। जब वो जजीरे के अंदर गए तो उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। वहां के मुकामी लोग अपने घरों को छोड़कर तेजी से भाग रहे थे। ओडेसियस ने उनमें से एक शख्स को रोककर पूछा, तुम लोग हमें देखते ही क्यों भाग रहे हो? उस शख्स ने घबराई हुई आवाज में जवाब दिया, हमने समझा कि तुम लोग भी समुद्री हमलावर हो जो हमारे गाँव को लूटने और हमें कत्ल करने आए हो। ओडेसियस ने उसे यकीन दिलाया कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं, बल्कि वो सिर्फ अपने साथियों के लिए खाने की तलाश में हैं। बदकिस्मती से इस जजीरे पर उन्हें ज्यादा खुराक न मिल सकी, चुनाचे वो दोबारा अपने जहाजों पर सवार हुए और अगले जजीरे की तरफ रवाना हो गए। कुछ वक्त बाद उन्हें एक और जजीरा दिखाई दिया। जैसे ही वो वहां उतरे, उन्होंने एक भेड़ को जजीरे के अंदर की तरफ जाते हुए देखा। ओडेसियस के साथियों ने अंदाजा लगाया कि अगर यहाँ एक भेड़ मौजूद है तो यकीनन आसपास मजीद जानवर भी होंगे और शायद खाने का इंतजाम भी मिल जाए। वो सब उस भेड़ के पीछे चल पड़े। चलते चलते वो एक बहुत बड़ी गार तक पहुंचे। गार के अंदर दाखिल होने पर उन्होंने देखा कि वहाँ बेशुमार भेड़ें मौजूद थीं। साथ ही दूध, पनीर और दूसरी ग़िज़ाई अशिया भी रखी हुई थी। ये मंजर देखकर सिपाहियों की खुशी की इंतहा न रही। वो फौरन खाने की तरफ बढ़े, मगर ओडेसियस ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, ये किसी का घर मालूम होता है, बगैर इजाजत किसी की चीज इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। बेहतर है कि हम इस जगह के मालिक का इंतजार करें। सिपाहियों ने अगरचे उनकी बात मान ली, लेकिन उनके चेहरों से साफ जाहिर था कि वो भूख से बेहाल हो चुके हैं। सब खामोशी से बैठकर उस गार के मालिक का इंतजार करने लगे। उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही चंद लम्हों में उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा है। शाम ढलते ही अचानक गार के बाहर से भारी कदमों की गूंज सुनाई देने लगी। हर गुजरते लम्हे के साथ वो आवाज करीब आती जा रही थी, यहाँ तक कि जमीन भी हल्की हल्की लरजने लगी। कुछ ही देर बाद गार का असल मालिक वापस आ गया, लेकिन उसे देखकर ओडेसियस और उसके तमाम साथी हैरत और खौफ में मुब्तला हो गए। वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक देव हैकल मखलूक था, जिसका जिस्म पहाड़ की मानिंद मजबूत था और उसकी सिर्फ एक ही आंख थी। ये देव अपनी भेड़ों को गार के अंदर ले आया और फिर गार के दहाने पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखकर उसका रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, ताकि ना कोई अंदर आ सके और ना ही बाहर जा सके। अब ओडेसियस और उसके साथी उस गार में कैद हो चुके थे। शुरू में उन्होंने पूरी कोशिश की कि खामोश रहें, लेकिन जल्द ही देव को एहसास
एहसास हो गया कि गार में उसके अलावा भी कोई मौजूद है। वो अपनी सूंघने की ताकत से इंसानों की मौजूदगी भांप लेता है और अंधेरे में हाथ बढ़ाकर चंद सिपाहियों को पकड़ लेता है। ओडेसियस और उसके साथी कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो देव उन बदकिस्मत सिपाहियों को बेरहमी से कत्ल कर देता है। ये खौफनाक मंजर देखकर बाकी तमाम सिपाहियों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि अगर उन्होंने जल्द कोई रास्ता ना निकाला तो उनका अंजाम भी यही होगा। रात भर वो सब खौफ के आलम में जागते रहते हैं। सुबह होते ही देव गार के दहाने से वो भारी पत्थर हटाता है ताकि अपनी भेड़ों को वो चरागाह की तरफ ले जा सके। ओडेसियस और उसके साथी खामोशी से इंतजार करते रहते हैं कि जैसे ही भेड़ें बाहर निकलेंगी वो भी उनके पीछे निकल जाएंगे, लेकिन किस्मत एक बार फिर उनका साथ नहीं देती। जैसे ही सिपाही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, देव को उनकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है। वो फौरन दोबारा गार का रास्ता बंद कर देता है। इस भगदड़ में चंद सिपाही तो बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, मगर ओडेसियस अपने बाकी साथियों को अंदर फंसा देखकर खुद वापस गार में चला जाता है। वो अपने साथियों को छोड़कर अकेले फरार होना गवारा नहीं करता। दूसरी रात जब देव दोबारा गार में आकर सो जाता है तो ओडेसियस एक खतरनाक मंसूबा बनाता है। वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक मजबूत लकड़ी को आग में तपाकर नोकीला बनाता है। फिर जैसे ही देव गहरी नींद में चला जाता है, सब मिलकर पूरी ताकत के साथ वो जलती हुई लकड़ी उसकी वाहिद आंख में घोंप देते हैं। अचानक देव दर्द से खौफनाक चीखें मारने लगता है। उसकी चीखों से पूरी वादी गूंज उठती है, मगर अब वो कुछ देखने के काबिल नहीं रहता। उसकी आंख मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी होती है। कई घंटे तक वो दर्द में तड़पता रहता है। आखिरकार सुबह होती है। वो हस्बे मामूल गार का पत्थर हटा देता है ताकि उसकी भेड़ें बाहर जा सकें। इसी मौके से फायदा उठाते हुए ओडेसियस और उसके बाकी साथी भी खामोशी से गार से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही वो बाहर पहुंचते हैं, फौरन अपने जहाज की तरफ दौड़ते हैं और इस मनहूस जजीरे को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि उनकी मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल आजमाइश तो अब शुरू होने वाली थी। ओडेसियस अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए बताता है कि एक आंख वाले देव से जान बचाने के बाद वो और उसके बाकी साथी दोबारा अपने जहाज पर सवार हुए और समुद्र का सफर जारी रखा। कई दिनों तक मुसलसल सफर करने के बाद उन्हें एक और जजीरा दिखाई दिया। खुराक और आराम की उम्मीद में वो फौरन वहां उतर गए, लेकिन उस जजीरे पर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब मंजर दिखाई दिया। उन्होंने एक ऐसे बच्चे को देखा जिसका कदो कामत आम इंसानों के बराबर था। ये मंजर देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि अगर वहाँ का बच्चा ही इतना बड़ा था तो अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहाँ के बालिग लोग कितने देव कामत होंगे। चंद ही लम्हों बाद उनका ये अंदाजा दुरुस्त साबित हो गया। जजीरे के असल बाशिंदे उनके सामने आ गए और वो वाकई आम इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर और कदावर थे। ओडेसियस और उसके साथियों को देखते ही वो हमलावर हो गए। अचानक शुरू होने वाली इस लड़ाई में यूनानी सिपाहियों को संभलने का मौका ही न मिला। बहुत से सिपाही इन्हीं लम्हों में मारे गए। ओडेसियस ने फौरन सूरत हाल को भांप लिया। उसे मालूम हो गया कि इस जंग को जीतना मुमकिन नहीं, इसलिए उसने बाकी बच जाने वाले साथियों को साथ लिया और फौरन वहां से वापस जहाज की तरफ भाग निकला। यूं वो चंद साथियों के साथ अपनी जान बचाने में कामयाब तो हो गया, मगर उसकी फौज का एक और बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। जजीरे से निकलने के बाद वो लोग कई दिन तक समुद्र में भटकते रहे। उनके पास मौजूद खुराक तकरीबन खत्म हो चुकी थी और सब भूख से निढाल थे। बिलाखिर उन्हें एक और जजीरा दिखाई दिया। इस बार ओडेसियस ने फैसला किया कि वो खुद जहाज के पास ही रुकेगा, जबकि उसके साथी जजीरे के अंदर जाकर खुराक तलाश करेंगे। सिपाही जजीरे के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक खूबसूरत सा घर दिखाई दिया। घर के आसपास बेशुमार जंगली जानवर मौजूद थे। हैरत की बात यह थी कि वो जानवर बिल्कुल खामोश थे, ना वो हमला कर रहे थे और ना ही किसी किस्म की आवाज निकाल रहे थे। कुछ ही देर बाद एक बूढ़ी औरत वहां नमूदार हुई। सिपाहियों ने उससे खाना मांगा। वो बड़ी मोहब्बत से उन्हें अपने घर के अंदर ले गई और उनके सामने बेहतरीन खाने रख दिए। भूख से बेहाल सिपाहियों ने बगैर कुछ सोचे समझे खाना शुरू कर दिया, मगर जैसे ही उन्होंने वो खाना खाया, एक हैरानकुन वाकया पेश आया। चंद ही लम्हों में सब सिपाही इंसानों से गलीज जानवरों में तब्दील हो गए। ये मंजर देखकर अंदाजा होता है कि वो बूढ़ी औरत कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक ताकतवर जादूगरनी थी। उसके घर के बाहर मौजूद दूसरे जानवर भी दरअसल ऐसे ही इंसान थे, जिन्हें वो पहले ही अपने जादू से जानवर बना चुकी थी। दूसरी तरफ ओडेसियस जहाज के करीब शिकार की तलाश में निकला हुआ था। उसे एक हिरन दिखाई दिया जिसका उसने तीर मारकर शिकार कर लिया, लेकिन जब वो उसके करीब पहुंचा तो हैरत से उसके कदम रुक गए। वो हिरन उसकी आंखों के सामने एक इंसान की शक्ल इख्तियार कर गया। ये पुरस्कार मंजर देखकर ओडेसियस फौरन समझ गया कि इस जजीरे में जरूर कोई ताकतवर जादू काम कर रहा है। उसी लम्हे उसने अपने साथियों के बारे में फिक्र महसूस की और जल्दी से उनकी तलाश में जजीरे के अंदर रवाना हो गया। ओडेसियस तेजी से अपने साथियों की तलाश में उस पुरस्कार घर तक पहुंचता है, जहाँ उसकी मुलाकात उसी बूढ़ी औरत से होती है। वो इधर उधर अपने साथियों को ढूंढता है, मगर वहाँ उसे चंद गलीज जानवर नजर आते हैं। ओडेसियस को मालूम नहीं था कि यही गलीज जानवर दरअसल उसके अपने साथी हैं, जिन्हें उस जादूगरनी ने अपने जादू से जानवर बना दिया था। वो बूढ़ी औरत से पूछता है, मेरे साथी कहाँ हैं? बूढ़ी औरत नहायत सुकून से जवाब देती है, वो यहाँ आए थे, खाना खाया और फिर यहाँ से चले गए। अगर तुम चाहो तो तुम भी खाना खा सकते हो। ओडेसियस जैसे ही खाने की मेज के करीब बैठता है, उसकी नजर मेज पर रखी एक अंगूठी पर पड़ती है। वो अंगूठी उसके एक साथी की थी। ये देखते ही उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ जरूर कोई बड़ा धोखा हुआ है। उसी दौरान उसकी नजर एक पिंजरे पर पड़ती है, जिसके अंदर एक काला कौवा बंद था। ओडेसियस फौरन पिंजरा खोलकर
कौवे को अपने कब्जे में कर लेता है। यह मंजर देखकर बूढ़ी औरत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घबरा कर कहती है, बराहे करम इसे नुकसान न पहुंचाना, ये कोई आम कौवा नहीं बल्कि मेरी बहन है जिसे जादू के जरिए इस शक्ल में कैद किया गया है। वो ओडेसियस से वादा करती है कि अगर वो उस कौवे को आजाद कर दे तो वो उसके तमाम साथियों को दोबारा इंसान बना देगी। ओडेसियस उसकी बात मान लेता है और कौवे को आजाद कर देता है। अपना वादा पूरा करते हुए वो जादूगरनी तमाम गलीज जानवरों को दोबारा इंसान बना देती है। चंद लम्हों बाद ओडेसियस के तमाम साथी अपनी असल शक्ल में वापस आ जाते हैं। ये देखकर सब हैरान भी होते हैं और सुख का सांस भी लेते हैं। उसके बाद ओडेसियस उस औरत से पूछता है, तुमने हमारे साथ ये सब क्यों किया? जादूगरनी अफसुर्दा लहजे में जवाब देती है, मुझे लगा था तुम भी दूसरे समुद्री लुटेरों की तरह हो जो यहाँ आकर मेरा खाना लूट लेंगे, मेरा घर जला देंगे और मुझे कत्ल कर देंगे। मैंने सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए ये सब किया। ओडेसियस उसकी बात समझ जाता है और उससे दरख्वास्त करता है कि अगर वो वाकई उनकी मदद करना चाहती है तो उन्हें अपने वतन वापस जाने का रास्ता बताए। जादूगरनी कुछ देर खामोश रहती है, फिर कहती है, अगर तुम अपने घर पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें शिमाल की तरफ सफर करना होगा, वहां जहां दिन और रात एक दूसरे से मिलते हुए महसूस होते हैं। वहां पहुंचकर 2 भेड़ों की कुर्बानी देना, उनका खून एक गड्ढे में बहाना, फिर तुम्हारे मरे हुए साथियों की रूहें जाहिर होंगी और वही तुम्हें घर जाने का रास्ता बताएंगी। लेकिन उसके बाद वो एक और बात कहती है जो ओडेसियस के दिल में खौफ पैदा कर देती है। वो कहती है, याद रखना, आखिर में सिर्फ तुम ही अपने घर वापस पहुंचोगे, तुम्हारे साथी तुम्हारे साथ जिंदा नहीं बचेंगे। ओडेसियस फौरन इस बात की मुखालफत करता है। वो पूरे यकीन से जवाब देता है, मैं अपने साथियों को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, हम सब इकट्ठे वापस जाएंगे या फिर इकट्ठे ही मरेंगे। उसके बाद ओडेसियस और उसके साथी 2 भेड़ें अपने साथ लेते हैं और जादूगरनी की बताई हुई सिमत में सफर शुरू कर देते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उनका सामना जिंदा इंसानों से नहीं बल्कि मरने वालों की रूहों से होने वाला है। ओडेसियस और उसके साथी जादूगरनी की हिदायत के मुताबिक शिमाल की तरफ सफर जारी रखते हैं। कई दिनों के तवील सफर के बाद वो एक ऐसी पुरस्कार जगह पर पहुंचते हैं जहां जमीन और आसमान एक दूसरे से मिलते हुए महसूस होते थे। पूरा माहौल हद दर्जा खौफनाक और पुरस्कार था। जादूगरनी की बात याद रखते हुए ओडेसियस अपने साथियों के साथ मिलकर जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदता है। उसके बाद वो दोनों भेड़ों की कुर्बानी देते हैं और उनका खून उस गड्ढे में बहा देते हैं। चंद ही लम्हों बाद अचानक इर्द गिर्द की फिजा बदलने लगती है, सर्द हवाएं चलने लगती हैं, हर तरफ गहरा सन्नाटा छा जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता धुंध के अंदर से बेशुमार साए नमूदार होने लगते हैं। ये दरअसल उनके वो तमाम साथी थे जो मुख्तलिफ जंगों और सफर के दौरान मारे जा चुके थे। अपने मरे हुए साथियों को सामने देखकर ओडेसियस और उसके साथी हैरान रह जाते हैं। ओडेसियस के चेहरे पर गहरा दुख साफ नजर आता है क्योंकि वो अपने उन दोस्तों को दोबारा उस हालत में कभी नहीं देखना चाहता था। लेकिन अचानक उन रूहों का रवैया बदल जाता है। वो गुस्से से ओडेसियस की तरफ बढ़ने लगती हैं। उनमें से एक रूह चीख कर कहती है, अगर हम मर चुके हैं तो तुम लोग जिंदा वापस क्यों जाओ? दूसरी रूह कहती है, तुम्हें भी हमारे साथ यही अंजाम भुगतना होगा। ये कहते हुए तमाम रूहें ओडेसियस और उसके साथियों को घेरने लगती हैं। सूरत हाल खतरनाक देखकर ओडेसियस फौरन अपने साथियों को वहां से भागने का हुक्म देता है। सब अपनी जान बचाते हुए दौड़कर जहाज तक पहुंचते हैं और फौरन समुद्र का रुख कर लेते हैं। कुछ दूर जाने के बाद अचानक समुद्र के दरमियान एक बहुत बड़ा भंवर नमूदार हो जाता है। वो खौफनाक भंवर आहिस्ता आहिस्ता उनके जहाज को अपनी तरफ खींचने लगता है। तमाम सिपाही पूरी ताकत से चप्पू चलाते हैं ताकि जहाज को उस भंवर से दूर ले जा सकें। बड़ी मुश्किल से वो अपना रास्ता बदलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनकी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। रास्ता बदलते ही उनका जहाज एक बुलंद चट्टानी इलाके के करीब पहुंच जाता है। उसी लम्हे एक देव हैकल समुद्री अफरीयत अचानक हमला कर देता है। वो पलक झपकते ही कई सिपाहियों को अपने पंजों में दबोच कर हलाक कर देता है। ओडेसियस और उसके बाकी साथी किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार वो एक और जजीरे पर पहुंचते हैं। ओडेसियस उस जजीरे को पहचान लेता है। वो अपने साथियों को सख्ती से खबरदार करता है, इस जजीरे के तमाम जानवर सूरज देवता के मुकद्दस जानवर हैं। खबरदार, कोई भी इनमें से किसी एक को भी नुकसान ना पहुंचाए, वरना उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। इब्तिदा में सब उसकी बात मान लेते हैं। वो अपने साथ बचा हुआ खाना खाते हैं और चंद दिन वहीं आराम करते हैं, मगर फिर अचानक समुद्र में शदीद तूफान आ जाता है। इतना खौफनाक तूफान कि कई दिन तक उनके लिए दोबारा सफर करना नामुमकिन हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उनके पास मौजूद तमाम राशन खत्म हो जाता है। भूख हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जाती है और आखिरकार यही भूख उन्हें एक ऐसी गलती करने पर मजबूर कर देती है जिसकी सजा उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। कई दिन गुजर जाने के बाद ओडेसियस और उसके साथी शदीद भूख का शिकार हो जाते हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा था, जबकि समुद्र में आने वाला तूफान अभी तक खत्म नहीं हुआ था। ओडेसियस बार बार अपने साथियों को यही नसीहत करता रहा कि चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, सूरज देवता के मुकद्दस जानवरों को हरगिज नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन भूख इंसान से हर फैसला छीन लेती है। एक दिन जब ओडेसियस गहरी नींद में था, उसके चंद साथी चुपके से जजीरे के अंदर गए। उन्होंने ओडेसियस की हिदायत को नजरअंदाज करते हुए मुकद्दस जानवरों में से एक को ज़िबा कर दिया और उसका गोश्त पकाकर खा लिया। कुछ देर बाद जब ओडेसियस की आंख खुली तो उसे गोश्त पकने की खुशबू महसूस हुई। वो फौरन अपने साथियों के पास पहुंचा। जैसे ही उसने देखा कि वो मुकद्दस जानवर का गोश्त खा रहे हैं तो उसका चेहरा परेशानी
परेशानी से भर गया। वो गुस्से और अफसोस के साथ बोला, मैंने तुम सबको पहले ही खबरदार किया था कि ये जानवर मुकद्दस हैं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब हमें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मगर उसके साथियों ने उसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया। उनका ख्याल था कि भूख मिटाना सबसे ज्यादा जरूरी था। कुछ ही देर बाद समुद्र का तूफान थम गया। सब खुश हुए कि अब आखिरकार वो अपने वतन की तरफ रवाना हो सकेंगे। तमाम लोग दोबारा अपने जहाज में सवार हुए और एथिका की तरफ सफर शुरू कर दिया। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी और समुद्र एक बार फिर खौफनाक अंदाज में बिभर उठा। इस बार आने वाला तूफान पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे खुद देवताओं का गजब उन पर नाजिल हो गया हो। चंद लम्हों में ही उनका जहाज बड़ी बड़ी लहरों की जद में आ गया। एक जोरदार बिजली गिरती है और जहाज बुरी तरह टूट फूट जाता है। सिपाही एक एक करके समुद्र की बेरहम लहरों में डूबने लगते हैं। ओडेसियस पूरी कोशिश करता है कि अपने साथियों को बचा सके, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें बेसूद साबित होती हैं। उसके सामने उसके तमाम साथी समुद्र में डूबकर हलाक हो जाते हैं। अब वो अकेला रह जाता है। शदीद तूफान के बायस वो भी बेहोश होकर समुद्र की लहरों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। कई घंटों बाद लहरें उसे एक नामालूम जजीरे के साहिल पर ला फेंकती हैं। खुशकिस्मती से उसी जजीरे पर कैलिप्सो रहती थी। वो साहिल पर बेहोश पड़े ओडेसियस को देखती है और फौरन उसे अपने घर ले जाती है। वो कई दिनों तक उसकी खिदमत करती है, उसके जख्मों का इलाज करती है और उसकी जान बचा लेती है। जब ओडेसियस को होश आता है तो उसे अपने माजी की कोई बात याद नहीं होती। वक्त गुजरता रहता है। सालों बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी याददाश्त वापस आने लगती है और उसे अपनी जिंदगी के तमाम वाकयात एक एक करके याद आने लगते हैं। जब आखिरकार उसे सब कुछ याद आ जाता है तो वो कैलिप्सो से कहता है, अब मुझे अपने वतन वापस जाना होगा। मेरी बीवी, मेरा बेटा और मेरी सल्तनत बरसों से मेरा इंतजार कर रहे हैं। यहीं से ओडेसियस अपने घर वापसी के आखिरी सफर की तैयारी शुरू करता है, जहाँ उसका सामना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश से होने वाला था। ओडेसियस आखिरकार अपने वतन एथिका वापस पहुंच जाता है, लेकिन वो जानता था कि बरसों बाद अचानक अपनी असल शक्ल में महल में दाखिल होना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उसे ये भी मालूम नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में सल्तनत में क्या कुछ बदल चुका है, कौन उसका वफादार है और कौन उसका दुश्मन। इसीलिए वो एक गरीब भिखारी का भेष इख्तियार कर लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। भिखारी के रूप में वो आहिस्ता आहिस्ता अपने महल और शहर का जायजा लेना शुरू करता है। चंद ही दिनों बाद उसे मालूम हो जाता है कि उसकी गैर मौजूदगी में बहुत से ताकतवर सरदार महल में डेरे डाले बैठे हैं। उन सब की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो मलिका पेनेलोपी से शादी करके एथिका के नए बादशाह बन जाएं। ओडेसियस को यह भी पता चलता है कि उन लोगों ने उसके बेटे टेलीमैकस को भी रास्ते से हटाने का मंसूबा बना रखा है, क्योंकि जब तक टेलीमैकस जिंदा है कोई भी तख्त पर कब्जा नहीं कर सकता। इन तमाम साजिशों का सबसे बड़ा सरगना एंटीनोस था। एक दिन एंटीनोस और उसके साथी मौका पाकर टेलीमैकस पर हमला कर देते हैं। वो उसे कत्ल करने की कोशिश करते हैं। यह मंजर देखते ही ओडेसियस, जो अभी भी भिखारी के भेष में था, फौरन आगे बढ़ता है। वो तलवार निकालता है और अपने बेटे की जान बचाने के लिए हमला आवरों से लड़ पड़ता है। अचानक होने वाले इस हमले से सब घबरा जाते हैं। एंटीनोस किसी न किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन ओडेसियस अपने बेटे को महफूज बचा लेता है। उसी रात महल में एक अजीम दावत का एहतमाम किया जाता है, जिसमें तमाम सरदार और रईस शरीक होते हैं। ओडेसियस भी भिखारी के रूप में उस दावत में पहुंच जाता है। जैसे ही एंटीनोस उसे देखता है वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो चीख कर कहता है कि एक भिखारी की हिम्मत कैसे हुई कि शाही दावत में दाखिल हो जाए। ये कहते हुए वो ओडेसियस की तौहीन करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, मगर टेलीमैकस दरमियान में आकर उसे रोक देता है। उसी दौरान मलिका पेनेलोपी की नजर भी उसी अजनबी भिखारी पर पड़ती है। वो उसके पास आती है और उससे बात करती है। ओडेसियस अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर कहता है, मैं ट्रॉय की जंग में ओडेसियस के साथ था। यह सुनकर पेनेलोपी बेख्तियार अपने शोहर के बारे में सवालात करने लगती है। ओडेसियस धीमे लहजे में जवाब देता है, ओडेसियस हमेशा तुम दोनों से बेहद मोहब्बत करता था। वो हर लम्हा यही दुआ करता था कि तुम और तुम्हारा बेटा खैरियत से रहो और एथिका हमेशा महफूज रहे। ये अल्फाज सुनकर पेनेलोपी की आंखें नम हो जाती हैं। फिर वो एक ऐसा ऐलान करती है जो महल में मौजूद हर शख्स को हैरान कर देता है। वो कहती है, जो शख्स ओडेसियस के अजीम कमान पर डोरी चढ़ाकर एक ही तीर से सामने रखी हुई 12 कुल्हाड़ियों के सुराखों को पार कर देगा, मैं उसी से शादी करूंगी और वही एथिका का नया बादशाह होगा। ये ऐलान सुनते ही तमाम सरदार एक एक करके अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके दरमियान असल बादशाह खुद मौजूद है। मलिका पेनेलोपी के ऐलान के बाद दरबार में मौजूद तमाम सरदार एक एक करके आगे आते हैं। हर शख्स पूरी ताकत के साथ ओडेसियस के कमान पर डोरी चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसमें कामयाब नहीं हो पाता। कमान इतना मजबूत था कि बड़े बड़े जंगजू भी उसे खींचने से कासिर रहते हैं। आखिर में बारी एंटीनोस की आती है। वो जानता था कि वो भी ये कारनामा अंजाम नहीं दे सकता, इसलिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए चालाकी से कहता है, ये ओडेसियस की कमान है, इस पर डोरी चढ़ाना सिर्फ उसी जैसे अजीम जंगजू का काम है। हम इसकी बराबरी नहीं कर सकते और ना ही हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए। दरबार में मौजूद कई लोग उसकी बात से इत्तेफाक करने लगते हैं। इसी दौरान वो भिखारी, जो दरअसल ओडेसियस ही था, खामोशी से आगे बढ़ता है। वो पुरसुकून अंदाज में कहता है, अगर इजाजत हो तो मैं भी एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। ये सुनते ही पूरा दरबार कहकों से गूंज उठता है। एंटीनोस तंजिया अंदाज में कहता है,
जिस काम को बड़े बड़े बहादुर अंजाम ना दे सके एक भिखारी वो कैसे कर लेगा। मगर ओडेसियस किसी की बात का जवाब नहीं देता। वो खामोशी से कमान अपने हाथ में लेता है। सिर्फ चंद लम्हों में वो नहायत आसानी से उस पर डोरी चढ़ा देता है, जैसे ये उसके लिए मामूली सा काम हो। फिर वो तीर कमान पर रखता है, निशाना बांधता है और तीर छोड़ देता है। तीर बिजली की रफ्तार से उड़ता हुआ सामने रखी 12 कुल्हाड़ियों के सुराखों में से एक ही बार में गुजर जाता है। यह मंजर देखकर पूरा दरबार सन्नाटे में डूब जाता है। सबके चेहरों पर हैरत साफ नजर आने लगती है। इसी लम्हे एंटिनोस समझ जाता है कि ये कोई आम भिखारी नहीं बल्कि असल में ओडेसियस है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो फौरन जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उसने टेलीमैकस को कत्ल करने की साजिश की थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ओडेसियस पहले ही महल के तमाम दरवाजे बंद करवा चुका था ताकि कोई भी गद्दार फरार ना हो सके। अब वो अपनी असल शनाख्त जाहिर करता है। वो अपनी तलवार निकालता है और गद्दारों की तरफ बढ़ता है। महल में मौजूद तमाम लोग हथियार उठा लेते हैं और एक खून रेस जंग शुरू हो जाती है। ओडेसियस और उसका बेटा टेलीमैकस शाना बशाना लड़ते हैं। एक एक करके तमाम गद्दार मारे जाते हैं। एंटिनोस भी आखिरकार ओडेसियस के हाथों अपने अंजाम को पहुंचता है। जंग खत्म होने तक दरबार में मौजूद तमाम साजिशें खत्म हो चुके होते हैं, लेकिन इस लड़ाई में ओडेसियस खुद भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जिस्म पर गहरे जख्मों के बावजूद वो अपनी बीवी पेनेलोपी के करीब पहुंचता है। बरसों बाद अपने शोहर को सामने देखकर पेनेलोपी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। दोनों की बरसों बाद मुलाकात होती है, मगर ये खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। ओडेसियस के जख्म बहुत गहरे थे। चंद ही लम्हों बाद वो अपनी बीवी और बेटे के सामने दम तोड़ देता है। यूं एक अजीम जंगजू जिसने ट्रॉय फतह की, बेशुमार आजमाइशों का सामना किया और आखिरकार अपने वतन वापस पहुंचा, अपनी आखिरी सांस अपने ही महल में लेता है। इसी अलमनाक अंजाम के साथ दी ओडेसी की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है।